मेरा नाम है केशव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो कल जो पेपर हुआ है यूपीएससी का जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड का, उसका मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा जहाँ तक मेरे से होगा, और मैं आपको उनके आंसर बताऊंगा। और साथ ही साथ अगर आपको उनकी जो आंसर की है अगर आपको चाहिए है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा व्हाट्सएप के थ्रू या आपको मेल के थ्रू मैं आपको वो भेज दूंगा। और अगर आपको पेपर चाहिए जीएस फर्स्ट का या जीएस सेकंड का तो आप वो भी मेरे को बता सकते हैं, मैं दोनों चीज़ आपको मेल कर दूंगा या फिर आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेज दूंगा। और बात रही जो पेपर है उसकी, तो उसके कुछ वो क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगा। सबसे पहले हम लेंगे जीएस फर्स्ट को और उसके बाद लेंगे जीएस सेकंड को। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं वो सब आपको करवाने की कोशिश करूंगा, जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं आपको करवाऊंगा। और थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको, मैं लैपटॉप में से देख रहा हूँ, अभी स्टार्टिंग है तो इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। वो जो क्वेश्चन है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। साइड में मेरे को खुद लैपटॉप की स्क्रीन पे देखने पड़ेंगे क्योंकि मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1 परिवारजक, परित्यागी व भ्रमणकारी। दूसरे नंबर पर श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी। तीसरे नंबर पर उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। तो इस जो भी ये युग्म है अगर उससे अलग है ऑप्शन में तो हम उस पर टिक मार्क करेंगे। जैसे ऑप्शन 1 है केवल 1 और 2, लेकिन ये तीनों हैं। दूसरे में केवल 1 और 3, सी में है केवल 2 और 3, और जो डी है उसमें है 1, 2 और 3। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? आंसर डी हमारा आंसर है। इसका हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि जो है आपका जो परिवारजक है वो परित्यागी व भ्रमणकारी है, श्रमण है वो उच्च पद प्राप्त पुजारी है, और जो उपासक है वो बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी है। अच्छा, अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है? भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 नंबर में क्या दिया है? हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है? सामान्य हाथी में 40 वर्ष की आयु तक के बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। और जो डी है जो नंबर 4 है वो क्या है? भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जीव संख्या केरल में है। तो पहला जो नंबर है वो ठीक है, जो दूसरा है वो भी ठीक है, जो तीसरा है वो गलत है, और जो चौथा है वो भी गलत है, क्योंकि जो हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या है वो केरल में नहीं, वो हमारे कर्नाटक में है। केरल का नंबर आता है तीसरे या फिर चौथे नंबर पे केरल का नंबर आता है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन ए होगा। तो दूसरे का क्या है? हमारे दूसरे का ऑप्शन ठीक होगा ए। अब जो तीसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैं थोड़ा जूम करके मैं आपको यहीं से बताने की कोशिश करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं नागरहोला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरे नंबर पर है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरे नंबर पर सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, और जो चौथे नंबर पर है वो है वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसमें क्या है, जो कावेरी जो भी बेसिन है उसमें संरक्षित क्षेत्र में कौन सा स्थित है? नंबर 1 नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान और नंबर 2 पप्पीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों हैं, 3 और 4 नहीं है। तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन ए। तीसरे का हमारा क्या है? ए है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की जो बायोडाइवर्सिटी है, भारत की जो जैव विविधता है उसके संदर्भ में सिलोन फ्रॉग, साउथ कोपरसिमिथ, बाबरेट, ग्रे चिनमिट, मिनिवेट और हाइट थ्रोटेड रेडस्ट्रोट क्या है? ये क्या है? ये पक्षी है, ना ही ये प्राइमेट है, ना ये सरीसृप है, ना ये उभयचर है, ये है पक्षी। अब जो 5वां जो नंबर है वो है भारतीय अनुमृग, जिसको हम बारहसिंगा बोलते हैं,
उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र है? ए है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यही है। बी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। मध्य मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य भी नहीं है। और डी है ताल छपार वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका ऑप्शन क्या है? ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अब छठे नंबर पे चलते हैं। छठे नंबर क्या है? इस्पात संलेख निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? आधार सड़क के लिए, कृषि मदिरा के लिए, और तीसरा सीमेंट के उत्पादन के लिए। तो ये है, ये मतलब तीनों में यूज हो सकता है, इसका मतलब कोई ज्यादा वो नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी है वो ठीक रहेगा। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी है इसके आंसर है। अभी अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? तो ऑप्शन ए है आस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, जो 2 है वो है गंगोत्री राष्ट्रीय अभ्यारण्य, और जो 3 है वो है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, और जो 4 है वो है मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो इसका होगा अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि किसमें है? जो कि है ऑप्शन नंबर ए और डी में है। लेकिन जो कस्तूरी मृग है वो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में भी है। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा ए, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारे दोनों हैं। तो इसका सातवें का हमारा ऑप्शन होगा ए। केवल ए और 2 अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये है ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरण उपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? तो मतलब ग्रामीण जो सड़क निर्माण है, जो पर्यावरण उपयोगिता है, अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, एक ताम्र स्लेग, दूसरा है शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी, ये भी नहीं है। तीसरा जीए टेक्सटाइल, और चौथा है उष्ण मिश्रित, और पांचवा पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है 1 नंबर पर ताम्र स्लैग और 5 नंबर पर पोर्टलैंड सीमेंट, ये हमारे जो दोनों है ये इनमें यूज किए जाते हैं ग्रामीण सड़क निर्माण में। इनमें जो भी मतलब इसमें क्वेश्चन में से पूछा गया है, तो इसका हमारा ऑप्शन होगा 1 और 5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। 8वें का हमारा ठीक है डी नंबर, पोर्टलैंड सीमेंट और ताम्र स्लैग। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विशिष्ट होते हैं। दूसरा है कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। और जो तीसरा नंबर है वो भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें जो मतलब कोयले की राख है उसमें आर्सेनिक, सीसा और पारद होते नहीं है। कोयला है वो संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तीसरा भारतीय कोयले में राख की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो मतलब ये तीनों ये, तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा? ऑप्शन डी 1, 2 और 3। 9वें का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? मतलब खेती है उसमें जो बायोचार है उसका क्या उपयोग है? इसमें हमसे क्या वो दिया गया? 1 नंबर दिया गया बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में, जो मतलब वर्टिकल फार्मिंग जो भी होती है में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। 2 में दिया है जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकारी सूक्ष्म जीवों को की वृद्धि को बढ़ावा देता है। और जो तीसरा है वो है जब बायोचार
जब बायोचार वर्धीकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वर्धीकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। तो इसमें हमारे तीनों ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा डी। 1, 2 और 3 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। सार्वजनिक निवेश कृषि में किसे किसे माना जा सकता है, किन्हें? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, ये तो नहीं है। दूसरा है प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, ये भी है। तीसरा सामाजिक पूंजी निवेश। चौथा कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति, ये नहीं है। 2, 3। और 5वां है बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी तो ये भी नहीं है। और जो छठा है सरकार द्वारा शीतकालीन सुविधाओं को स्थापित करना, तो हमारी ये वाले ऑप्शन इसमें सही है। 2, 3 और 6 जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ऑप्शन नंबर सी में है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात जो इंटरेस्ट कवर रेशियो है उसका मतलब महत्व क्या है? तो इसमें क्या दिया हुआ है? एक, यह उस फर्म जिससे बैंक ऋण देने जा रहा है कि वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। जो 2 नंबर है, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। और जो तीसरा हुआ उधार लेने वाली, मतलब जो उधार लेने वाली जो भी फर्म है उसका ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी खराब होगी। तो इसमें 3 तो है नहीं, हमारे 1, 2 है। तो जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 13 के चलते हैं। हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक, ये आ गया, कौन से कारक मतलब कौन सी नीति है जो भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही है? तो ये मतलब हमारा जो करंट पेयर है ये वाला क्वेश्चन वहां से है। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें है न्यूनतम समर्थन मूल्य। दूसरा इसमें सरकार द्वारा व्यापार करना। तीसरा है इसमें सरकार द्वारा भंडारण करना। इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य है, व्यापार करना तो है नहीं, सरकार द्वारा। फिर दूसरा सरकार द्वारा भंडारण करना, उपभोक्ता सहायकता। तो इसमें हमारा 1, 3, 5 है, 1, 3, 4 है, सॉरी। कौन से में है? ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। भारत श्रीलंका के व्यापार में सतत वृद्धि हुई है। करंट अफेयर से आया है ये। लगभग पिछले 10 सालों में भारत और श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। दूसरा क्या? भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है। हाँ, ये है। और तीसरा है पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा बी। अब 15 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य है? ये आपको पता ही होगा होता क्या है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि G20 होता क्या है, उसमें कौन कौन से देश सम्मिलित है, कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। चारों है। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, ईरान, सऊदी अरब, ये भी नहीं, इंडोनेशिया,
इसमें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की है। और जो हमारा G20 है उसमें सदस्य हैं, तो इसमें ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये है किसान क्रेडिट योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। तो इसमें क्या दे रखा है, नंबर 1 है वो जो फार्म पर परिसंपत्तियों के रख रखाव हेतु तो कार्यशील पूंजी के लिए। जो 2 नंबर है वो है कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टर एवं मिनी ट्रकों के क्रय के लिए। जो तीसरा ऑप्शन है वह फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए। चौथा है फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए। पांचवा है परिवार के लिए घर निर्माण तथा गांव में शीतागार सुविधा की स्थापना के लिए। तो इसमें है, इसमें मतलब जो भी ये 5 जो भी ऑप्शन है ये हमारे सही है। तो जो कि कितने में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में है 1 2 3 4 5, ये हमारा सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचांक CPI है में भार उनके थोक मूल्य में दिए गए भार से अधिक है। जो दूसरा है वो WPI जो कि बताया थोक मूल्य सूचकांक सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसे कि CPI करता है। और जो तीसरा है वो है भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया, ये नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है जो मतलब 1 और 2 नंबर है वो हमारा सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मतलब इसमें नदियां के नाम दिए हैं और उसमें दिया गया है कि मतलब ये कहाँ पे जाके मिलती हैं। तो इसमें पहले नंबर पर दिया हुआ मेंगकोंग नदी जो कि अंडमान सागर में मिलती है। दूसरे नंबर पर थेमस नदी है जो कि आयरिश सागर में मिलती है। तीसरे नंबर पर है वोल्गा जो कि कैस्पियन सागर में मिलती है। और चौथे नंबर पर है जममेंजी जो कि हिंद महासागर में जाके मिलती है। तो इसमें जो मतलब मेंगकोंग नदी है वो अंडमान सागर में नहीं मिलती है। जो थेमस नदी है वो भी आयरिश सागर में नहीं मिलती है, वोल्गा कैस्पियन सागर में मिलती है और जममेंजी हिंद महासागर में मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, केवल 3 और 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनाज, दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो MSP है पर प्रापण खरीद है जो भारत में किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो मतलब UT है केंद्र शासित प्रदेश जिसको बोलते हैं अभी हाल ही में लद्दाख बना है में असीमित होता है। जो दूसरे नंबर है उसमें दिया है अनाजों एवं दालों का MSP किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा ये दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी है न तो 1 न ही 2, ये हमारा सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जो कि हमारा लास्ट होगा। आगे का हम दूसरे पार्ट में बनाएंगे, जो भी होगा वो मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए 20 ही क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये दे रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है जो भारतीय इकोनॉमी है उसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो नंबर 1 है वो है कमर्शियल पेपर अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है। जो दूसरा है वो है जमा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किए जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है। जो तीसरे नंबर पे है जो सिगारवधि द्रव्य जो मतलब काल मनी बोलते हैं उसको अंतर बैंक लेन देन के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है। चौथे नंबर पे है शून्य कूपन बॉन्ड, 0
कूपन बॉन्ड है जो वो है अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाला ब्याज सहित अल्पकालीन बॉन्ड है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो दो हमारा है नहीं, हमारा 1 है और हमारा 3 है। तो 2 और 4 है नहीं, जो कि 1 और 3 किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो दोस्तों आज की वो क्लास में इतने ही, बाकी के हम अगले क्लास में लेने की कोशिश करेंगे। और माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने पिछले काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली है। अगर आपको आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं या आपको कोई मोटिवेशन वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।